तो कल गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हम लोग जो है ये सीखे कि किसी भी संख्या को अगर 2m या 2m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। किसी संख्या को 3m + 1, 3m + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। किसी संख्या को 4m + 1, 4m + 2, 4m + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरह से 5m, सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। यही बात जो कल हमने आपको समझाई थी, उसी इस सरल बात को जो मैंने आपको समझाई, उसे यूक्लिड के विभाजन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। यूक्लिड के विभाजन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय क्या है बेटे? यूक्लिड का विभाजन प्रमेय, इसके अनुसार कि यदि दो धनपूर्ण संख्याएं A और B हैं, तो A को B के पदों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। A बराबर VQ + R, जहां R जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। तो जो बात मैंने यहां पर आपको सिखाई थी, वो उसी को एक सार है। यहां पर जो बात मैंने बताया था कि शेषफल 2 से भाग देने पर शेषफल 0 और 1 बचता है, 0 और 1 बचता है। 3 से भाग देने पर शेषफल 0, 1, 2 बचता है। 4 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 बचता है। वही बात यहां पर लिखी हुई है। यानी यहां पर B किसका काम कर रहा है? भाजक का। Q किसका काम कर रहा है? भागफल का। और R किसका काम कर रहा है? शेषफल का। तो देखा आपने कि शेषफल जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। 0 से बाएं तरफ है कुछ, 0 से कम नहीं दिख रहा इसमें, शेषफल नहीं दिख रहा ना। तो शेषफल कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। और B भाजक से छोटा होना चाहिए। यहां पर भाजक कौन था? 2 से छोटे हैं ये। यहां पर भाजक कौन था? 3 से ये सारे छोटे हैं। यहां पर भाजक कौन था? 4, 2 भाजक कौन था यहां पर? भाजक यहां पर कौन था? 3, और यहां पर भाजक कौन है? 4। तो देखा आपने, ये सारी जो शेषफल बच रहे हैं वो 0 से अधिक है और भाजक से छोटे हैं, या 0 के बराबर भी हो सकते हैं। 0 के बराबर, 0 से अधिक और भाजक से कम। यही बात, जो बात मैंने यहां पर आपको सरल विधि में बताया है, विस्तार से बताया है, उसी का ये संक्षिप्त रूप है, जिसे यूक्लिड का विभाजन प्रमेय कहा जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब तो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय यूक्लिड का विभाजन
एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ये कौन सी चीज है? यूक्लिड का, देखिए शब्दों को देखिए, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय की जगह पर क्या हो गया? एल्गोरिथम हो गया। जब हम यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दी हुई संख्याओं का मासा या लासा ज्ञात करते हैं तो उसे यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अर्थात इन दोनों में अंतर समझ में आया? प्रमेय और एल्गोरिथम में क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात यह जानिए बेटा कि ये जो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय मैंने आपको बताया है वो केवल धन पूर्ण संख्याओं के लिए ही बताया है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। जबकि व्यापक रूप में जब आप उच्च कक्षाओं में पहुंचेंगे तो आपको यह जानना होगा कि ये बातें सभी पूर्णांकों के लिए सत्य मानी जाती हैं, सभी के लिए सत्य मानी जाती है। तो लेकिन यहां पर केवल आपको धन पूर्ण संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है, इसलिए केवल उतना ही विभाजन प्रमेय आपको बताया गया है, समझाया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लगता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मिटा रहा हूं। अब आप धीरे धीरे इसको उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ रहे हैं। अब दो बातें और सीख लेते हैं, बस प्रश्नावली पर चलते हैं। जानते होंगे आप लोग सम संख्याएं, इवन नंबर्स, है नहीं? विषम संख्या, सम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये कैसी संख्या है? ऐसे बहुत से, यानी तो ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, सब सारी संख्याएं दो से विभाजित होती हैं, इसलिए कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। और विषम संख्याएं, ये सब पता हो आप लोगों को, लेकिन फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं क्योंकि अब सवाल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स क्या होगा? ऑड नंबर्स क्या होगा यहां पर? जो दो से विभाजित नहीं होती। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डाटा एक ऐसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये दो से विभाजित नहीं होती। क्लियर हो गया? तो सम जो दो से विभाजित हो, विषम जो किससे विभाजित हो? दो से विभाजित ना। अब कुछ और बात, एक बार और बात सीख लीजिए यहीं पर, ताकि स्पष्ट हो जाए, फिर दोबारा हमको बताना रहे। और उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। इसको, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अभाज्य संख्याएं जिसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से विभाजित होती है,
उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी एक से भी विभाजित होती? जी हाँ, वो तो है ही है। सारी संख्याएं एक से विभाजित होती। क्या सम संख्याएं एक से विभाजित नहीं होती? जी हाँ, सम संख्याएं भी एक से विभाजित होती। तो ऐसी संख्याएं जो अपने आप से केवल विभाजित होती हो और एक से विभाजित होती हो, उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मुझे बहुत ध्यान से सुनेगा हमारी बातों को। ऐसी संख्याएं जो अपने आप से या केवल एक से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, क्योंकि 2 2 से कटेगा या 1 1 से कटेगा, 3 3 से कटेगा। अब 1 से कटेगा, 5 5 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो अब आपके मन में आ रहा है कि सर जी 1 भी तो है। जी नहीं, 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 सभी संख्याओं का एक फैक्टर माना जाता है, इसलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती। पहली बात आपको ये जानना है। दूसरी बात आपको ये जानना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी, मेरी बातों को सुनते रहिए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और कंपटीशन तक में ये बातें आती हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका उत्तर होगा 2। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य है, तो केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी अभाज्य के साथ साथ विषम संख्याएं भी हैं। ध्यान दीजिए हमारी बात, मेरी बातों को बहुत ध्यान से देखिए। केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम है। और फिर से मेरी बातों को सुनिए, अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरी बातों को सुनिए। सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती। जैसे 9 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 1 से तो कटता ही है, 9 से भी कटता है, और 3 त्रिका 9 होता है, तो 3 से भी कटता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो सभी अभाज्य विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती। लेकिन जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 को छोड़कर, मेरे शब्दों को सुनिए, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम संख्याएं हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबके समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पाठ पर चलते हैं, प्रश्नावली पर चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने बेसिक बातें सीखी, उस पर मेहनत किया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन चीजों को तैयार कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है। पहला सवाल है कि 135 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए। किसकी? उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके आप 135 और 225 का मासा ज्ञान, तो अब आप इनको सीखेंगे, समझेंगे कि हम इसको कैसे लगाएं। आपके पास जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अब यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम लगा करके इसका मासा निकालना है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जिसे आप छोटी कक्षाओं में भाग विधि के नाम से जानते हो, सेम लाइक दैट, एकदम वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा उसका विस्तार है। तो चलिए देखते हैं। इसमें अगर सबसे पहले आपको देखना होगा कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि छोटा इसमें कौन है? 135, और बड़ा कौन है? 225। तो एक छोटे से बड़े को भाग देंगे, 135 से 225 को भाग देंगे। तो 1 दूना 2, 13 दूना 26, ज्यादा हो जाएगा, यानी कितनी बार ले जाए? एक बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 135। 5 में से 5 गया 0, यहाँ 2 यहाँ से उधार लिया, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ 1 बचा, 1 में से गया 90। अब इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। भाज्य कितना है? 225 बराबर भाजक कितना है? 135 गुणे भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 90। क्लियर हो गया? अब यहां पर शेषफल कितना आया? 90। कितने से भाग दिया था आपने? 135 को। यहां पर फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर कितना आया शेषफल? 90। यहां पर कितना है? 135। 90 यहां पर आप लिख दीजिए 135। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब भाग दीजिए। तो 9 से 1 में भाग नहीं जाएगा, 13 हो गया, 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या बार ले जाएंगे? एक बार। कितना हुआ? 1 शून्य शून्य, इकाई के नीचे इकाई, और 1 नवैया 9, दहाई के नीचे दहाई, और अब घटा देंगे। 5 में शून्य गया 5, और इससे उधार लिया 13, 13 में से 9 गया 4, यहां पर कुछ नहीं बचा, इसलिए क्या हो गया? कट गया। अब फिर वही बात लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य अब की बार कौन होगा? जिसको भाग दिया जाता है वही भाज्य है। इसको भाग दिया गया है 135 को, लिख दीजिए यहां पर 135। बराबर का चिन्ह लगा हुआ, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। फिर भाजक लिखा हुआ है, जो भाग देता है वो भाजक है। इसमें भाग कौन दे रहा है? 90, तो 90 भाजक हो गया। गुणे भागफल कितना आया है? 1, यहां पर लिख देंगे 1, प्लस शेषफल कितना है? 45, यहां पर लिख देंगे 45। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब फिर वही क्रम ऐसे चलते आएंगे। 135, 90 यहां पर क्या आ गया? 45। जब 45 से किसको भाग देंगे? 90 को। अब यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? 9 है। 4 दूनी 8, और 4 क्या है? 12, ज्यादा हो जाए, क्या बार ले जाएंगे? 2 बार। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और 2 चौक 8, 1 हासिल 9। शून्य में से शून्य गया, कट गया। अब फिर यही सूत्र लगाइए। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना हुआ? 90 हो गया। भाजक कितना हो गया? 45 हो गया। भागफल कितना हो गया? 2 हो गया। और शेषफल कितना हो गया? 0। तो देखा आपने, अब शेषफल क्या आ गया? 0। यानी कब तक हमने प्रयास किया, कब तक हमको भाग देना है?
जब तक कि शेषफल शून्य के बराबर ना आ जाए। कब तक भाग देना है? जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। और किससे भाग देने पर शेषफल शून्य आया? 45 से। किससे भाग देने पर शेषफल शून्य आया? 45 से भाग देने पर शेषफल शून्य आया। तो जिससे भाग देने पर शेषफल शून्य आता है वही महत्तम समापवर्तक है, अर्थात जिसका मासा होगा वो कितना हो गया? 45। फिर से एक बात समझिए, एक बार हम कब तक भाग देंगे? जब तक कि शेषफल शून्य के बराबर नहीं हो। फिर हम देखेंगे कि किससे भाग देने पर शेषफल शून्य आया है, तो 45 से। तो जिससे कितनी बार पहाड़ा पड़े इससे कोई मतलब नहीं, किससे भाग देने पर शेषफल शून्य आया है उसको आपको देखना है। तो किससे भाग देने पर शेषफल शून्य आया है? 45 से। इसलिए मासा कितना हो गया? 45 हो गया। उतार लीजिए इसको आराम से, हम 1 मिनट रुके हुए, आराम से उतारिए। चलो आगे बढ़े हम लोग। उतार चुके सब लोग? चलिए जल्दी उतारिए। पाउच के उतार लिए। आगे बढ़े, पॉज करके वीडियो को धीरे धीरे उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी तरह का एक और सवाल समझ लीजिए ताकि आपके मन में स्पष्ट हो जाए। दूसरा सवाल देखिए आप, 196, पहले का दूसरा 196 और 38,220, ये है सवाल। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि गुरुजी जो पहले हम लोग मासा जानते थे, तरीका लगाते थे, तो क्या वो गलत है? जी नहीं, वो गलत नहीं, आज भी सही है, हमेशा सही रहेगा। लेकिन जब आपको एग्जाम में भी अगर आता है मासा निकालने के लिए तो आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन यदि एग्जाम में लिख कर आ गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके मासा को ज्ञात कीजिए, तब आपको वही तरीका अपनाना है जो मैंने आपको सिखाया है, नहीं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। तो आइए एक सवाल और हम देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए इसमें सबसे इसमें छोटा कौन है? दिख रहा